Good morning students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBM IC Bellary. Today we are going to study our fourth chapter of history, that is what books and burials tell us. चैप्टर का क्या नाम है हमारा? What books and burials tell us. बुक्स आप सभी जानते हैं, बुक्स किसको कहते हैं? किताबों को कहते हैं, किताबों को कहा जाता है बुक्स। लेकिन अगर मैं बरियल्स की बात करूं, बरियल्स की अगर बात करूं तो जैसे भी किसी इंसान की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद उस इंसान को जब दफनाया जाता है, किसी इंसान को दफनाना या उसका अंतिम संस्कार करना, वो क्या कहलाता है? बुरियल कहलाता है। दफनाई कब्र वगैरह जो होती हैं वो किस में आती हैं? बुरियल्स में आती हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल अस, मतलब किताबें और बुरियल्स हमें हमारे पास्ट के बारे में क्या बताते हैं, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में क्या बताते हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री में हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं हमारे। एक चैप्टर आपका व्हाट व्हेन वेयर वाला था, दूसरा इन द अर्लिएस्ट सिटीज था, फिर मोहनजोदारो वाला चैप्टर था, हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके अलावा ज्योग्राफी में भी हम कितने चैप्टर पढ़ चुके हैं? ज्योग्राफी में भी हम 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफी में भी हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं। ज्योग्राफी के 4 चैप्टर कौन कौन से थे? सबसे पहला चैप्टर में हमने सोलर सिस्टम के बारे में बात करी थी, फिर हमने हमारे अर्थ के बारे में बात करी थी, इसके अलावा मैप्स के बारे में बात करी थी, एक चैप्टर ग्लोब के बारे में था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। इन 3-4 चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज हम हमारा हिस्ट्री का भी 4th चैप्टर करेंगे। इसी के साथ ज्योग्राफी और हिस्ट्री का आपका हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम हमारे सिविक्स की तरफ को आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टोरी के साथ। स्टोरी क्या है? स्टोरी है स्टोरी ऑफ मैरी। स्टोरी ऑफ मैरी। मैरी नाम का एक स्टूडेंट होता है, वो अपने स्कूल में अपने टीचर के साथ लाइब्रेरी में जाता है। अपने स्कूल में टीचर के साथ लाइब्रेरी में जाता है। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है स्कूल में जब बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन होता है। लाइब्रेरी में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी में अगर आप जाएंगे, हमारे विद्यालय में भी लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो चारों तरफ सेल्स होते हैं, अलमीरा टाइप होती हैं और सब तरफ किताबें ही किताबें आपको देखने को मिलेंगी। तो एक मैरी नाम का स्टूडेंट है, क्लास 6 का स्टूडेंट है आप सबकी तरह, और क्लास 6 का स्टूडेंट होते हुए ही अपने टीचर के साथ कहाँ जाता है? लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी में जाके ये बहुत सारी किताब देखते हैं। बच्चों की आदत होती है कहीं नई जगह जाते हैं तो किताबें देखते हैं। ये देखते हैं कि इनकी जो लाइब्रेरी थी, इनकी क्लासरूम से भी बड़ी थी, मतलब जो इनकी क्लास होती है, क्लास से भी बड़ी लाइब्रेरी थी, और लाइब्रेरी में हजारों के हिसाब से किताबें। कितनी किताबें? हजारों के हिसाब से लाइब्रेरी में किताबें थी। तो उन किताबों को देखकर बड़ा खुश होता है, और ये जगह जगह हर जगह जाकर देख रहा था किस किस तरीके की बुक है। कहीं पर कोई स्टोरी की बुक थी, कहीं पर किसी तरह की बुक थी। तो एक जगह इसने जाकर देखा तो एक अलग तरह की बुक्स थी। कैसी थी? डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। थोड़ी अलग तरीके की किताबें थी, और ये अलग तरीके की किताबें क्या थी उसे नहीं पता था क्या कौन सी किताबें हैं, लेकिन वो किताबें दूसरी किताबों से देखने में बिल्कुल अलग थी। देखने में भी अलग थी, साइज में भी बड़ी थी और मोटी भी थी। तो उन किताबों को देखकर मैरी अपने टीचर से पूछते हैं कि मैम ये क्या है? अपने टीचर से पूछते हैं कि ये क्या किताबें हैं। तो मैम उसे एक सिंपल वर्ड में आंसर देती हैं कि ये है वेदास हैं। ये क्या है? वेदास हैं, जिन्हें हम हिंदी में वेद भी कहते हैं। जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। मैम उसे रिप्लाई करती हैं कि वो मैम से पूछता है मैम ये क्या है? तो मैम उसे जवाब देती हैं कि ये वेदास हैं। अब ये इतनी बात सुनकर, वेदास के बारे में सुनकर, उसने जब मैम से सुना कि ये वेदास हैं, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये वेदास क्या होते हैं। उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है कि ये वेदास क्या होते हैं। वैसे ही आपके दिमाग में भी इस समय क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वेदास क्या होते हैं या वेद क्या होते हैं। तो वेद की मैं बात करूं, वेद होते हैं प्राचीन समय में लिखी हुई रिलीजियस टेक्स्ट को हम वेद कहते हैं। तो इसमें हम दूसरे पॉइंट में जब हम पढ़ेंगे ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड के बारे में, जब हम बात करेंगे तब हम वेदों के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड के बारे में। और ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? संसार की, दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तकों के बारे में बात करी जा रही है। तो ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड।
पूरी दुनिया में सबसे पुरानी बुक अगर किसी को माना जाता है, सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट किसी को माना जाता है, तो वो माना जाता है ऋग्वेद को। किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि ऋग्वेद जो लिखे गए थे, या ऋग्वेद का जो कंपोज किया गया था, ऋग्वेद को लिखे तो ये तब नहीं गए थे, लेकिन कंपोज किया गया था, ये कंपोज किया गया था 1500 बीसी में। कब? 1500 बीसी में। और 1500 बीसी आज से कितने साल पुरानी बात हो गई? ये आज से हो गई लगभग 3500 ईयर्स एगो। 3500 ईयर्स एगो, आज से लगभग 3500 साल पहले क्या लिखे गए? हमारा ऋग्वेद लिखा गया। पर आज से लगभग 3500 साल पहले। दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है। इसी टाइम पीरियड में कुछ समय बाद सामवेद भी लिखा गया, यजुर्वेद भी लिखा गया, और आपका अथर्ववेद भी लिखा गया। क्या लिखा गया? अथर्ववेद। ये 4 वेद लिखे गए। ये इन तीनों को मिला के कहा जाता है वेदत्रयी। मेन हमारा इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा डिस्कशन किसके बारे में हुआ है? ऋग्वेद के बारे में हुआ है, जो 1500 बीसी में जिसका कंपोज किया गया था। और इसको बनाने वाले कौन थे? कंपोज करने वाले कौन थे? इसको कंपोज करने वाले थे ऋषि और मुनि। ऋषि मुनियों ने इसको कंपोज किया था, बनाया था। और ये उस समय लिखने की कला नहीं थी, लिखा नहीं जाता था, तो क्या करा जाता थे? जो कोई गुरु होते थे, गुरु अपने शिष्यों को बिठाते थे और अपने शिष्यों को प्रैक्टिस कराते थे लगातार इन्हें बोलने की, वेदों में जो मंत्र होते थे उन्हें याद कराने की। और जब उनके शिष्य इसे पूरी तरीके से याद कर लेते थे, तब वो आने वाले टाइम में जब वो बड़े होते थे, वो भी किसी के गुरु बनते थे और वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में आगे बढ़ाते थे। इस तरीके से ये आगे बढ़ते गए। अब आपके दिमाग में कहीं ये तो नहीं आ रहा है कि ये 1500 बीसी मैंने यहाँ डेट लिखी है, तो 3500 साल पुराना कैसे हो गया? हमने जब पहले बात करी थी चैप्टर में, तो हमने क्या बात करी थी? टाइमलाइन के बारे में डिस्कशन किया था। टाइमलाइन के बारे में क्या डिस्कशन किया था? एक टाइमलाइन होती है एडी, जिसे हमने बोला था एनो डोमिनी, और एक टाइमलाइन होती है बीसी, ठीक है, जिसे लोग बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं और बिफोर कॉमन एरा भी बोला जाता है। तो ये माना जाता है जीसस क्राइस्ट के पहले का जन्म, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के टाइम को बीसी कहा जाता है और उनके जन्म के बाद को एडी कहा जाता है। इस समय कौन सा साल है? 2021 एडी। तो ये कहा जाता है कि जीसस क्रिस्ट के जन्म को 2021 साल पूरे हो चुके हैं। तो आज के तारीख में क्या है? 2021 एडी। और ये जो 1500 बीसी की बात है, ये 1500 बीसी के टाइमलाइन में पीछे जाकर होगा, मतलब उनके जन्म से 1500 साल पहले। 2000 साल ये हो गए, 1500 साल पहले ये हो गए, और लगभग कितने साल हो गए? अप्रॉक्सीमेटली कितने साल हो गए? 3500 साल हो गए। अप्रॉक्स 35 ईयर्स एगो क्या लिखे गए थे? हमारे ऋग्वेद लिखे गए थे, ठीक है। तो जब भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ओल्डेस्ट बुक कौन सी है वर्ल्ड में, तो आप किसका नाम दे सकते हैं? आप नाम दे सकते हैं ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड में आप ऋग्वेद का नाम ले सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में। तो अब हम बात करेंगे संस्कृत के बारे में। अगर संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत एक मेंबर है इंडो यूरोपियन की। अब इंडो यूरोपियन क्या है? इंडो यूरोपियन एक तरीके से भाषा परिवार है। एक भाषा परिवार है, मतलब भाषाओं का एक परिवार है जिसमें बहुत सारी भाषाएं आती हैं, जैसे संस्कृत, इसके अलावा हिंदी, इसके अलावा आपकी गुजराती, सिंधी, ये कई सारी भाषाएं किसका पार्ट हैं? आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का पार्ट है, इंडो यूरोपियन, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो आपकी इंग्लिश है, आपकी फ्रेंच है, ये भी किसका हिस्सा है? ये भी आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का हिस्सा है। अब आप कहेंगे सर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का हिस्सा है मतलब क्या है? मतलब इसका ये है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का हिस्सा होने का मतलब है कि ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं एक समय पर
बहुत हद तक एक जैसी थी, लेकिन समय के साथ साथ इनमें बदलाव आते गए और ये थोड़ी सी दूर होती हैं। जैसे इंग्लिश में हम, संस्कृत में हम क्या कहते हैं? मात्र, माता को क्या कहते हैं? मात्र। हिंदी में क्या कहते हैं हम? माता। और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? मदर। ये तीनों वर्ड आपको कुछ कुछ एक जैसे नहीं लग रहे? और ये तीनों लैंग्वेज ये इंग्लिश में है। अगर हिंदी में अगर मैं आपके माता लिखता हूँ, संस्कृत में अगर मात्र लिखा जाता है, ये लिखने में तो अलग अलग होंगे, इनके लिखने का स्टाइल अलग अलग होगा, लेकिन ये तीनों एक ही भाषा परिवार के हैं, तो इनमें आपको एक समानता दिखाई दे रही होगी। तीनों के लिए माँ माँ माँ, मदर के लिए इस्तेमाल किया गया है। इतनी बात समझ में आई? तो आप अब इस चीज़ को एक पिक्चर की मदद से समझेंगे। आपको आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें लिखा हुआ है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। क्या लिखा हुआ है? संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। तो लिखा हुआ है संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। एक भाषा परिवार का हिस्सा संस्कृत है जिसे इंडो यूरोपियन कहा जाता है। और इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? जैसे असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। ठीक है। इसके अलावा एशियन लैंग्वेजेस कुछ हैं, जैसे पर्शियन है, और कुछ यूरोपियन भाषाएं हैं जैसे इंग्लिश हो गई, फ्रेंच, जर्मनी, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश। ये सब भाषाएं भी इसी भाषा परिवार का हिस्सा हैं। दे आर कॉल्ड ए फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। इन्हें फैमिली क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग में इनमें बहुत सारे शब्द क्या होते थे? कॉमन होते थे। बहुत सारे शब्द ऐसे होते थे जो कॉमन होते थे। अब दूसरा पैराग्राफ पे जब आएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? टेक द वर्ड्स मात्र। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मात्र को संस्कृत में कहा जाता है माता के लिए, माँ हिंदी में कहा जाता है माता के लिए, और मम्मी के लिए इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मदर कहा जाता है। आपको इन शब्दों में सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है? जरूर दिखाई दे रही है। इसके बाद अगले पैराग्राफ पर आएंगे। अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सबकॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। सबकॉन्टिनेंट क्या है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन ओशियन के पास में जितना भी रीजन है, जिसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, ये कई सारे देश आते हैं, जैसे नेपाल भी आता है। तो ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट ये सारे नेशंस माने जाते हैं। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अलग अलग तरीके की भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो इसी में लिखा हुआ है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। फॉर इंस्टेंट दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में, जैसे अरुणाचल प्रदेश साइड का जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश के साइड के एरिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो किसका हिस्सा होती हैं? तिब्बतो बर्मन फैमिली का। कौन से का? तिब्बतो बर्मन। हमारे ईस्ट में क्या है? बर्मा है। ईस्ट में ही हमारे क्या है? नॉर्थ ईस्ट में ही तिब्बत है। तो इनमें कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? इनमें बोली जाती हैं आपकी तिब्बतो बर्मन फैमिली की भाषाएं। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्राविडियन भाषा का हिस्सा हैं। और झारखंड और सेंट्रल इंडिया के पार्ट में कुछ भाषाएं जो बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बच्चों? ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। हिस्टोरियंस ऋग्वेद के बारे में किस तरीके से स्टडी करते हैं? किसके बारे में बच्चों? ऋग्वेदा के बारे में किस तरीके से स्टडी करते हैं? ऋग्वेद जो है एक कलेक्शन ऑफ हिम्स है, अ कलेक्शन ऑफ हिम्स। जैसे बहुत सारे मंत्र होते हैं। गायत्री मंत्र आप लोगों ने सुना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये भी एक मंत्र है। और ये मंत्र किस में लिखा हुआ है? ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद में। ठीक है। ऋग्वेद में लगभग 1028 हिम्स हैं। ठीक है जी, 1028 हिम्स हैं। और ऋग्वेद के बारे में और क्या जानकारी है? ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड या बुक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट किसको कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है। अब ऋग्वेद से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। ऋग्वेद से हमें यह पता चलती है कि आज से 3,500 साल पहले लिखे गए थे। अब ऋग्वेद अगर आज से 3,500 साल पहले अगर कोई चीज बनाई जा रही है, कोई चीज कंपोज करी जा रही है, तो वो हमें किसके बारे में बताएगी कि आज से 3,500 साल पहले चीजें कैसी थी। अब सिर्फ ऋग्वेद की बात करूं
तो ऋग्वेद में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है किन किन गॉड की पूजा करी जाती थी। तो बहुत सारे गॉड की पूजा करी जाती थी, लेकिन उनमें से 3 जो मेन थे, पहले नंबर पे अग्नि, अग्नि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दूसरे नंबर पे इंद्र, इंद्र भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और तीसरे नंबर पे आते हैं सोम। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन से गॉड आते हैं? सोम। अग्नि, अग्नि को क्या कहा जाता था? गॉड ऑफ फायर, आग का देवता। ऐसे ही इंद्र को कहा जाता था द वॉरियर गॉड, द वॉरियर गॉड, मतलब वॉरियर कौन होता है? जो लड़ाई करता है, युद्ध करता है। तो युद्ध करने वाला जो भगवान माना जाता है वो इंद्र को माना जाता है। इस समय के सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कौन हुआ करते थे? इंद्र हुआ करते थे। इसके बाद सोम, सोम एक ट्री हुआ करता था जिससे ड्रिंक बनाई जाती थी जिसे कहा जाता था सोम रस, तो वो उसकी भी पूजा करते थे। तो यहाँ के लोगों से हमें ये पता चलता है कि वो हर वो चीज़ जो उनके फायदे की है या उनके काम में आने वाली है, हर चीज़ की पूजा किया करते थे। ठीक है, सूर्य अगर रोशनी देता है तो सूरज, गायत्री मंत्र किसके लिए लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र सूर्य भगवान के लिए डेडिकेट किया गया है। तो सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, उस रोशनी से हरियाली आती है, पेड़ बड़े होते हैं, पेड़ों पर फल आते हैं, सब्जियां उगती हैं। तो वो किसकी वजह से है? सूरज की वजह से। तो डायरेक्टली लोग किसको वर्शिप करेंगे? सूरज को वर्शिप करेंगे। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में काऊ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, काऊ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। नदियों से पानी मिलता है तो नदियों को भी लोग पूजते थे, नदियों को भी लोग क्या मानते थे? पूजनीय मानते थे। तो इस समय से हमें बहुत सारी चीज़ें को देखने को मिलती हैं और वो सभी की सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियोस बस यहीं तक होने वाली है और आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और जो PDF से आपको नोट्स मिलेंगे उनसे अच्छे से कार्य करें।